हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रजलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक वीडियो हमने देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि 25 अक्टूबर 2003 से 27 नवंबर 2003 के बीच अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पढ़ाने की, माफ़ कीजिएगा, हनुमान चालीसा नहीं, हनुमानगढ़ी के सामने या हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने की कोशिश हुई थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में महापाप किया गया। क्या था पूरा वाकया? मैं भारत सरकार से लौटा था और मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। बीएसपी गवर्नमेंट गिर गई थी और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय आपने कहा उस पीरियड में रमजान का महीना था और उसके बाद बहुत दिनों के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय डीएम एसपी के घरों तक रोजा इफ्तार होता था, कमिश्नर डीआईजी के घरों तक होता था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक आईजी जोन थे, हमसे 2 साल सीनियर। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार। और राजू सबरवाल हमारे एसएसपी थे, फैजाबाद, आज का अयोध्या। और उसके बाद महंत जी जो थे हनुमानगढ़ी के, उनको संपर्क करके राजनैतिक रूप से, और हमारे जो आईजी साहब थे उन्होंने राजू सबरवाल से कहा कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, हम जाते हैं दर्शन करने, वहाँ पर नमाज होगा और रोज़ा इफ्तार होगा। हमारे एसएसपी ने मुझे बताया और हमने उनको कहा कि ये नहीं होने दिया जाएगा। आईजी साहब तो मेरे टच में रहते नहीं थे। उसके बाद जो वहाँ पर जब उन्होंने राजू सबरवाल ने मना किया तो गुस्से में बोले कि मैं होता तो मैं तो अंदर रोज़ा इफ्तार करवाता। तो उसमें कहा, एसएसपी ने कहा कि साहब जामा मस्जिद है, यहाँ कभी हनुमान चालीसा हुआ, यहाँ कभी होली खेला गया, जब वहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ कैसे होगा। बहरहाल जब उसमें सरकार की हिम्मत नहीं हुई करने की, तो महंत जो थे श्री बीएन राय थे, 1975 बैच के, जो माननीय मुलायम सिंह जी के बड़े नज़दीक थे, हमारे सीनियर थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तब ये तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत के घर में होगा। महंत जी का घर हनुमानगढ़ी के दीवार से बिल्कुल लगा हुआ, बीच में पतली सड़क है। उस समय इंटेलिजेंस को सक्रिय किया गया और ये मालूम हुआ कि जब महंत जी के घर में जाते हैं तो 3 सीढ़ियाँ हैं, कि उन सीढ़ियों पर चटाई बिछाया जाए और उसके बाद सड़क से बिछा लिया जाए, जिससे हनुमानगढ़ी की दीवार तक सट करके और उस पर नमाज पढ़ा जाए, रोज़ा इफ्तार हुआ। जैसे ही उस चटाई सीढ़ियों पर बिछाना शुरू हुआ, उसको पुलिस ने उठाकर फेंक दिया। लेकिन महंत के घर में रोज़ा इफ्तार हुआ, नमाज हुआ। महंत जी हैं तो उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ये कहा जाता है जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं वहाँ जूते चप्पल वहाँ उतारे गए, वो मूर्तियां अपमानित हुई। तो ये थी पराकाष्ठा तुष्टिकरण की। और आज और उस समय ये हनुमानगढ़ी के महंत कौन थे? उसको हम धर्म नगरी ब्रजलाल जी, उस समय ये हनुमानगढ़ी के महंत कौन थे? कहा जाता है महंत, हाँ शायद महंत ज्ञानदास जी थे। और उनके घर में ये रोजा इफ्तार और नमाज हुई? जी बिल्कुल, रोजा इफ्तार हुआ और नमाज हुई उनके घर में। ये तो सर्वधर्म समभाव की कहानी भी तो है ब्रजलाल जी। सर्वधर्म समभाव है तो क्यों नहीं जामा मस्जिद में वहाँ हनुमान चालीसा पाठ हो गया होता? क्यों डीएम एसपी के घरों में केवल रोजा इफ्तार होता था? मुख्यमंत्री के आवास में होता था, प्रधानमंत्री के यहाँ होता था, राष्ट्रपति के होता। इस अवसर पर मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं नमन करता हूँ। जब वहाँ आया, वहाँ सेक्रेटरी ने कहा कि साहब यहाँ तो रोजा इफ्तार होगा। उन्होंने कहा भाई यहाँ जो आएंगे राष्ट्रपति भवन, उनका पेट भरा होगा, वो आएंगे, तो कितना खर्चा होता है, इन गरीबों को बांट दिया जाए। और उस हमारे भारत रत्न एपीजे कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार बंद किया। और यहाँ तो तुष्टिकरण के राजनीति में समाजवादी सरकार में डीएम एसपी कमिश्नर डीआईजी के घरों में होता था रोजा इफ्तार। लेकिन कभी किसी ने कोई हिंदू त्यौहार, होली मिलन और जन्माष्टमी पर फलाहार
कोई किस करने की सोचिए कोई सोच नहीं सकता था। और मैं जानता हूँ, डीआईजी नाम नहीं लूँगा, रिटायर हो गए, एक मुस्लिम सज्जन थे हमारे बस्ती रेंज के डीआईजी, तो वो सज्जन तो अपने आवास के अंदर रेगुलर फ्राइडे की नमाज करवाते थे। तो ये था उस समय, सरकारें थीं ऐसे जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, तो तमाम चाटुकार अफसर भी थे जो उसमें शामिल थे। और उसी में ये अगर हो गया होता तो आप सोच लीजिए क्या होता, कि कभी नहीं सोचा था कि हनुमानगढ़ी के सामने नमाज पढ़ा जाएगा, रोजा इफ्तार होगा जी। लेकिन ब्रजलाल जी, क्या ये जो अफसर किया करते थे, आप बता रहे हैं कि टोपी लगा के उनके नमाज होती थी, रोजा इफ्तार होती थी, तो इसको कोई राजनीतिक संरक्षण था क्या? कोई राजनीतिक रूप से कोई इसको संरक्षित करता था कि ऐसा करने के लिए प्रमोट करता था? बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट होता था, तभी ये होता था। कोई डीएमएसपी नहीं चाहेगा कि वहाँ रोजा इफ्तार कराए, लेकिन उस समय ये हाल था कि जो कराएगा वो मुख्यमंत्री जी के नज़रों में सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो चाटुकारिता हुई ना। उसको चाटुकारिता में अफसर तो अच्छी पोस्टिंग के लिए, प्राइम पोस्टिंग के लिए, अच्छे जिले के डीएमएसपी बनने के लिए, अब वो अगर मुख्यमंत्री की चाटुकारिता में उनको नमाज और इफ्तार से फायदा मिल रहा है तो हम नमाज और इफ्तार था, और अगर हनुमान चालीसा से मिल रहा है तो हनुमान चालीसा कराएंगे। हनुमान चालीसा के बारे में तो कभी सोचा नहीं किसी ने। मैं भी तमाम जिलों में एसएसपी रहा, डीआईजी रेंज आगरा रहा, आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, एडीजी रहा, डीजीपी रहा, तो हम तो ये तुष्टीकरण ना करने का मैंने तो खामियाजा भुगता है जनाब। अखिलेश यादव जी ने मेरे खिलाफ 19 मई 2013 को इसी बाराबंकी कोतवाली में हत्या का मुकदमा कायम किया था। क्या मेरा दोस्त था? मेरा दोस्त ये था कि कचहरी ब्लास्ट हुआ था 23 नवंबर 2007 को, लखनऊ कचहरी, अयोध्या कचहरी, बनारस कचहरी इंडियन मुजाहिदीन ने किया था। हमने 2 टेररिस्ट पकड़वाए थे, खालिद मुदाहिज और हकीम तारिक कासमी। और उस दिन था 18 मई 2013, अखिलेश जी मुख्यमंत्री, वो लोग गए कोर्ट से, लखनऊ जेल से अयोध्या कोर्ट, और जब लौट रहे थे तो लूल लग गया खालिद मुजाहिद को, बाराबंकी आते थे, मर गया। तो उस समय जो मुस्लिम लीडरशिप और माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश जी, ये संपर्क हुआ कि ब्रजलाल ने गिरफ्तार करवाया था, अगर इसको जेल भेज दिया जाए तो 14 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मुस्लिम समाज पूरा समाजवादी पार्टी को वोट देगा। तो इसी बाराबंकी कोतवाली में मेरे खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा अखिलेश सरकार ने कराया था, और मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। और उसकी बात चलती रही। मेरे एक अफसर रात में आया, मैं इसी राजभवन कॉलोनी में रहता था, और कहा कि साहब हट जाने या आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा नौकरी के 1.5 साल बचे हैं, अगर देश हित में जेल जाना पड़ा तो जेल जाऊंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। और उसके बाद सीबीआई को भेजा गया, सीबीआई ने कहा झूठा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुकदमा दे दिया। उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच सीआईडी, वहाँ एक आईजी था जिसके बारे में कहा जाता था 1 लाख पर डे, और पता चला इंस्पेक्टर्स को बुला करके ब्रजलाल के खिलाफ एविडेंस क्रिएट करो, उसको जेल भेजना है। 1 लाख रुपए पर डे। इतना जी की सरकार आ गई। कौन थे आईजी महोदय ये? इसमें तो सर, हाँ 1 लाख पर डे, नहीं वो नाम लेना ठीक नहीं है। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप नहीं लड़ेंगे ब्रजलाल जी, तो कौन लड़ेगा? पूरा, अरे मैं लड़ रहा हूँ 1 लाख पर डे। तो नाम बताइए ना। बुला करके, चूंकि अभी सीआईडी जांच उनके खिलाफ हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर से डीजीपी, लोकायुक्त का छापा पड़ जाएगा। नहीं उचित नहीं है। तो आप भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं ऐसा करके ब्रजलाल जी? बता दूंगा। नहीं बचाना है, अब तो रिटायर हो गया, गया कब का गया। नहीं तो लोकायुक्त की जांच तो अभी भी हो सकती है, रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। कुछ हो नहीं सकता है। नहीं, एसेट की जांच हो सकती है, अलग बात है वो। लेकिन ये चीज़ें हुआ है कि मेरे पास ऊपर एविडेंस क्रिएट करने का, और खाली मैं मुलजिम नंबर 1 था, मेरे 38 सहयोगी, उसमें मनोज झा एसपी थे, यस आनंद एसपी थे, विक्रम सर रिटायर हो गए थे, रिटायर्ड डीजीपी के खिलाफ हुआ, और मैं तो सर्विंग डीजी था। तो पहला मौका था कि एक सर्विंग डीजी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा। ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। मतलब एक आतंकवादी को लू लग गई, लू लगने से उसकी तबीयत बिगड़ी, और क्योंकि ये हो गया ऐसा, एक आतंकवादी को लू लग गई, तबीयत खराब हो गई, डीजीपी पे मुकदमा।
जी हाँ, ये हुआ है। और उस समय एक निमेश आयोग बना था उस पर, और निमेश आयोग बना था बीएसपी सरकार में, जब मैं था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मैंने उसमें ऊपर कहा कि इससे मनोबल डाउन होगा, लेकिन कहा गया नहीं, 2009 का पार्लियामेंट का चुनाव हो जाए उसके बाद ख़त्म कर देंगे। तो उस समय बीएसपी जो गवर्नमेंट थी, सर पार्टी वो नंबर 3 पर आ गई। फिर इन लोगों को 2012 दिखाई पड़ने लगा। फिर वो निमेश साहब दलित थे, उनको बुलाया गया, जो दलितों के खिलाफ गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी, और उनको एक आयोग और दे दिएगा, टप्पल, ब्रजलाल के खिलाफ कुछ लिखो। तो उन्होंने और तो नहीं लिख पाए, लिखा कि हाँ साहब मुकदमा कोर्ट में है, इसलिए मैं कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन जो गिरफ्तारी किया गया बाराबंकी से वो संदिग्ध है, उसमें जांच कराया जाए। मैं साहब उस निमेश आयोग के सामने पेश हुआ, और एक मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जेल गए शोएब। वहाँ जानते हैं मुझसे क्या पूछा, ब्रजलाल जी कहाँ कराने वाले हो? मैंने कहा सिद्धार्थ नगर का। बोले योगी आदित्यनाथ को जानते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और वहीं गोरखपुर में मैं 7 साल रेलवे का चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा। मैंने जज साहब से पूछा, आप इनसे पूछिए कि ये इंक्वायरी से इसके ब्रजलाल रहने वाले कहाँ के हैं, क्या है, इससे क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो भाई? बोले मैं आपको चाहना चाहता हूँ कि आप कट्टर हिंदू हो। मैंने कहा हाँ हिंदू हूँ, इसीलिए पूछा योगी आप जाते हो? मैंने कहा जानता हूँ, मंदिर जाता हूँ, वहाँ 7 साल रहा। तो इस टाइप की सरकारें थी, और उसके बाद वो जज साहब ने लिखा कि इसकी अलग से जांच कराया जाए। उसी पर अखिलेश यादव ने जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे बाराबंकी, उस मुकदमे को वापस ले लिया था। लेकिन जब इन्होंने 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली, 14 केस में करीब 1.5-2 दर्जन थे आतंकवादी, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आज आप आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं, कल उनको पद्म विभूषण दे देंगे। तब ये मुकदमा वापस नहीं ले पाए थे, और उसमें फांसी से लेकर आजम कारावास की सजा हो गई। तो आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेना ये सबूतों के आधार पर निर्णय लिया था अखिलेश यादव ने, या एक राजनीतिक फैसला था? ऐसा था जनाब, जांच हो करके, इन्वेस्टिगेशन हो करके कोर्ट में चार्जशीट चली गई। अब चार्जशीट लग गई, वही तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। तो अखिलेश जी को किसी को हक नहीं है, वो केवल कोर्ट फैसला करेगा कि कौन दोषी कौन निर्दोष हो, कोर्ट का काम था। और वही कोर्ट ने कहा, इन्होंने ये प्रशासनिक आदेश था कि इसको करके वापस ले लें, मुसलमान खुश हो जाए। उसमें रामपुर अटैक के 2 पाकिस्तानी भी थे, इमरान शहजाद, वो था गुजरांवाला का, और मोहम्मद फारूक था, भिम्बर तहसील पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, उनके भी मुकदमे वापस लिए थे। तो जो सरकार पाकिस्तानियों के मुकदमे, और उन आतंकवादियों ने हमारे 7 सीआरपी जवानों की हत्या की थी, तो ये सरकारें जो तुष्टीकरण के किसी सीमा तक जा सकती हैं, आज वो कहते हैं अयोध्या को हम धर्म नगरी बना देंगे। गोली चलवाने का श्रेय लेते हैं, जब 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 90 को गोलियां चलवाई गई थी। और मैं इन्हीं के परिवार के सांसद जी, आप आजकल वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ गोलियां चलवाई, चढ़ तो गए गुंबद पर लेकिन उतर नहीं पाए, टपक गए नीचे। तो आज वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी ने आपने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के होने की भी बात कही, जब अखिलेश यादव ने उनसे मुकदमे वापस लेने का बाराबंकी के आतंकवादियों से प्रशासनिक निर्णय लिया था। क्या ये इमरान शहजाद नाम लिया और एक और नाम लिया, क्या ये अभी भी जेल में है? मोहम्मद फारूक जी, इस केस की क्या स्टेज है अभी, और ये पाकिस्तानी कहाँ है? जेल में है, हमारे उत्तर प्रदेश की जेल में। और अखिलेश यादव जी ने जो बाराबंकी, जो मैंने कहा खालिद मुजाहिद तो मर गया, और तारिक कासमी जो उसके साथ मुलजिम था, उसको 4 केस में आजीवन कारावास की सजा हो गई है। आजमगढ़ का रहने वाला है, उसको गोलघर गोरखपुर का 2007 का उसका ब्लास्ट, लखनऊ ब्लास्ट, अयोध्या ब्लास्ट, और बाराबंकी में जो गिरफ्तार हुआ उसके 4 केसन में हकीम तारिक कासमी को 4 आजम कारावास की सजा हो चुकी है, जिसको अखिलेश यादव ने उसका भी मुकदमा वापस लिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजलाल जी, पूर्व डीजीपी, बीजेपी के सांसद भी हैं। उन्होंने बताया किस तरह से तुष्टीकरण होता था, और उससे भी बड़ी बात हनुमानगढ़ी के सामने, हनुमानगढ़ी के भीतर किस तरह से नमाज और इफ्तार कराने की साजिश रची गई थी।